कनेक्शन में अब वक्त आ गया है मैनेजमेंट से बातचीत करने का। रेमंड रियल्टी पर आज हमारा फोकस होगा। कंपनी के तिमाही नतीजे पेश किए गए हैं। आय में सालाना आधार पर 721% का यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उछाल देखने को मिला है। मुनाफा जो है यहाँ पर 2119 के आसपास आता हुआ दर्ज है, लेकिन मार्जिन्स पर जो है हमें थोड़ा सा दबाव क्लियरली यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इसी पर हम बात करेंगे। मुनाफे के फ्रंट पे अगर हम नेट मुनाफा देखें तो ये लगभग 2118% बढ़ता हुआ दर्ज हुआ है और एबिट मार्जिन्स में हमने देखा है कि लगभग 294 बिप्स की कमजोरी आई है। लेकिन सपोर्ट कहाँ से मिला है? रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट के फ्रंट पे अगर हम देखें और अगर एबिटा भी देखें तो यहाँ पर ओवरऑल 560% का जंप ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो मार्जिन्स में सुधार के लिए अब रणनीति क्या होगी, और इन सब मामलों पर बातचीत करने के लिए रेमंड रियल्टी के एमडी और सीईओ हरमोहन साहनी जी जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इन्हीं से जो है बातचीत भी हम शुरू करते हैं। स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। देखिए, नंबर्स तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट हुए हैं, उसके लिए मुबारकबाद आपको देना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह के नंबर्स यहाँ पर हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं उसके पीछे आपको अहम वजह क्या लगती है? क्या मेजर लॉन्चेस एक अच्छा बूस्टिंग फैक्टर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं? इसके अलावा अगर हम एक्सपेक्टेड लॉन्चेस की बात करें तो वहाँ भी फिलहाल क्या तस्वीर? जी जी। हमारे क्वार्टर थ्री के नंबर्स जो आपने देखे हैं, बेसिकली वो सब नंबर्स अपने लॉन्चेस के आधार पे हैं। थाना में हमने दो लॉन्चेस किए हैं, एक एड्रेस बाय जीएस, एक टावर लॉन्च किया है। इनविक्टस बाय जीएस का एक टावर लॉन्च किया, और बैंड्रा ईस्ट में एक नया प्रोजेक्ट हमने इनविक्टस बाय जीएस बीकेसी लॉन्च किया। सो उन उन इन सब प्रोजेक्ट्स के बलबूते पे नंबर्स अच्छे रहे हैं। अगर आप देखें हमारे H1 के नंबर्स में हमारे पास उतनी इन्वेंट्री बची नहीं थी, क्योंकि जो हमने लॉन्च किया था वो काफी हद तक बिक चुका था, मार्केट में रिस्पांस इतना अच्छा था। एंड सो इसलिए कि क्वार्टर थ्री में जो लॉन्चेस हुए वो भी बहुत अच्छे बिके, एंड उसके चलते हमारे नंबर अच्छे रहे। अगर हम क्वार्टर फोर में देखें तो क्वार्टर फोर में भी हमारे 4 लॉन्चेस आने वाले हैं। दो प्रोजेक्ट हम लॉन्च करने वाले हैं थाना में। एक 10x प्रोजेक्ट हम लॉन्च करेंगे, जो कि 2 बेडरूम कम्युनिटी रहेगी। रिटेल का एक प्रोजेक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं जो कि हाई मार्जिन प्रोजेक्ट है, जो हमारे बीटा मार्जिन को भी हेल्प करेगा। और उसके अलावा हमने एक प्रोजेक्ट क्वार्टर फोर में अभी लॉन्च कर ही दिया है इसी महीने में, वडाला में। और एक साइन में प्रोजेक्ट भी लॉन्च होने वाला है, जो फरवरी एंड मार्च के बिगिनिंग में, समझ लीजिए मार्च के फर्स्ट हाफ के आसपास लॉन्च होगा। तो ये लॉन्च पाइपलाइन है इस साल के लिए। अगले साल के लिए हमारे माहिम के 2 प्रोजेक्ट हैं जो लॉन्च होंगे FY27। प्री सेल्स और कलेक्शंस को लेकर किस तरह का आउटलुक आप समझाना चाहेंगे? आउटलुक अगर आप देखें, हमने गाइडेंस एक मार्केट को दिया है कि हमारे प्री सेल्स के नंबर और हमारे टर्नओवर जो रिपोर्टेड नंबर है उसमें आप 20% का इजाफा एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे से। और हमारा EBITDA मार्जिन जो हमने पिछले क्वार्टर का था और 9 मंथ्स का रहा है, वो 13% रहा है जो हमने रिपोर्ट किया है। ये साल खत्म होते होते उसमें भी इजाफा आएगा। 16 से 18 के बीच में आप हमारे से EBITDA मार्जिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल का। और अगले साल हम इसको और भी इम्प्रूव करेंगे, जो नए लॉन्चेस हो रहे हैं उनके चलते। यहाँ पर थोड़ा सा किस तरह से आप अपने कदम बढ़ा रहे हैं उसको लेकर हम समझना चाहते हैं। JDA लेड एसेट लाइट मॉडल, उसकी ओर जो है आप बढ़ रहे हैं। किस तरह से आपको लग रहा है कि JDA जो है लगभग 50% प्री सेल्स का 2 से 3 साल में फॉर्म करेगा? इसको लेकर कॉन्फिडेंस आपको कहाँ से आ रहा है? और जिस तरह से आप JDA स्केल कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन क्वालिटी को डाइल्यूट किए बगैर, ब्रांड कंट्रोल को मर्ज किए बगैर, ये कैसे मुमकिन है? और इसको लेकर फिर आपने क्या रणनीति और योजना बना रखी है? आप ये देखिए कि बैंड्रा में
हमने 2 प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए हैं ऑलरेडी और एक वडाला का लॉन्च हो चुका है। ये सब जेडीए प्रोजेक्ट्स है और साइन प्रोजेक्ट भी इस साल लॉन्च हो जाएगा और अगले साल में हमारे 2 माहिम के प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे। सो सारे के सारे 6 जेडीए हमारे लॉन्च हो चुके होंगे और उसके सामने हमारा जो ओन लैंड है वो थाना दूसरी तरफ है। तो थाना में जितना सेल होता है उतना ही सेल ये सब 6 जेडीएस को मिला के बाकी डिफरेंट माइक्रो मार्केट्स में है तो वहां पे हम कर रहे हैं। सो इन वो सेल के चलते हुए हमारा मिक्स आगे चल के 50-50 अगले 2 साल में हो जाएगा। अगर आप देखें कि पिछले साल हमारा 22-23% जो था वो थाना के बाहर से हमारी सेल थी। बट इस साल वो उससे बेटर नंबर है और अगले साल तक पहुंचते पहुंचते वो 50-50 के बहुत करीब आ जाएगा और FY 28 में डेफिनेटली 50-50 वो सेल हो जाएगा। ये बताइएगा कि आप किसी भी तरह का प्राइस रेसिस्टेंस या अफोर्डेबिलिटी प्रेशर करंट प्राइस पॉइंट्स पर फील कर रहे हैं, खासतौर से अगर हम प्रीमियम या लग्जरी सेगमेंट्स पर की बात करें तो? हमारी अगर स्ट्रेटजी आप देखें तो हम ये जो बिजनेस है इसको एसेट प्ले नहीं मानते हैं, हम इसको ऑपरेशनल एफिशिएंसी प्ले मानते हैं। सो जिसका मतलब है कि हम मेहनत से ये पैसा निकालेंगे, ये नहीं कि एसेट के ऊपर बैठ जाए और उसका भाव बढ़ता रहे। सो उसके चलते अगर हमारी स्ट्रेटजी ये है तो हमारी प्राइसिंग हमेशा जो है बहुत रीजनेबल रहती है एंड अफोर्डेबिलिटी को देखते हुए चलती है। अगर आप देखें तो एक इकोनॉमी में जो ग्रोथ हो रही है, जीडीपी की ग्रोथ जो गवर्नमेंट ने नंबर्स डाले हैं, अगर उसमें आप इन्फ्लेशन का नंबर ऐड करें तो नॉमिनल बेसिस पे जीडीपी की ग्रोथ 12-13% से कम नहीं होने वाली है। और उसके सामने अगर हम कंपेयर करें कि अगले पिछले 3 साल में हमने कितने प्राइस इंक्रीज किए हैं थाना में और एक साल हमने थाना के बाहर भी काम किया है, तो ऑन एन एवरेज हमारा जो इजाफा रहा है भाव में 6 से 8% से ज्यादा नहीं हुआ है साल में। सो सालाना अगर 6 से 8% भाव में बढ़ोतरी हो रही है और इकोनॉमी और अफोर्डेबिलिटी जो है 13-14% से बढ़ रही है, तो उसके चलते अफोर्डेबिलिटी में कोई इम्पैक्ट एटलीस्ट हमारे प्रोडक्ट्स में हमको कहीं दिखा नहीं है। एंड क्वालिटी की बात जो आप कर रहे हैं तो हमारा बहुत बड़ा फोकस है। हम जब इस मार्केट में हम एंटर किए तो हमने 2-3 चीजें ही इसमें उनका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करी है। एक है कि क्वालिटी का प्रोडक्ट कस्टमर को मिलना चाहिए, दूसरा है कि वो समय या समय से पहले डिलीवर हो जाना चाहिए उनको, और तीसरा है कि कस्टमर का जो सर्विस है जो इस इंडस्ट्री में कस्टमर ने नहीं देखा है बट बाकी इंडस्ट्रीज में एक्सपीरियंस किया है, जैसे आपकी कार इंडस्ट्री हो गई, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो गई, उस तरह का एक्सपीरियंस हम कस्टमर को देना चाहते हैं। तो उसके चलते क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज तो हम कभी भी नहीं करने वाले हैं। ये बताइएगा, क्या कोई प्लान है यहाँ पर एमएमआर रीजन के आगे बढ़ने का, एक्सपैंड करने का? आज की स्थिति अगर आप देखें तो हम एमएमआर फोकस्ड है और आने वाले समय में भी हम एमएमआर फोकस ही रखेंगे। ये आप हमारे देश की सबसे हेल्दी मार्केट है, सबसे बड़ी मार्केट है और बहुत डीप मार्केट है और अभी प्राइसिंग भी बहुत हेल्दी है। आप देख रहे हैं कि प्राइसेस कुछ ऐसे नहीं कि एकदम रनअवे या एकदम ऊपर की तरफ भागे। सो अफोर्डेबिलिटी बहुत बढ़िया है, कोई रीजन ऐसा दिखता नहीं है कि हमें कहीं और मार्केट में एक्सेस करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो हमारी ग्रोथ की एम्बिशन है वो हमारी इस मार्केट में आराम से पूरी की जा सकती है। बिल्कुल, आखिरी सवाल आपसे हम पूछना चाहेंगे सानी साहब, यहाँ पर एक्सपेक्टेशन क्या है अपकमिंग बजट से? आपके सेक्टर के लिए आपने क्या विश लिस्ट बना रखी है? सी बजट की एक्सपेक्टेशन तो देश की स्थिति के ऊपर होती है और देश को क्या जरूरत है, हम तो हमेशा मैक्सिमम मांगने की कोशिश करेंगे। पर फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर है कि वो कहाँ पे कितना करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स कुछ चीजें तो बजट में पहले से ही है, जैसे कि टैक्स बेनिफिट जो है घर खरीदने पे लोगों को है रेजिडेंशियल पे, सो देयर इज इनकरेजमेंट
सरकार ने वैसे ही काफी दिया है, सो वो बरकरार रहना चाहिए, चलता रहना चाहिए। आई थिंक एक चीज जिसका फायदा आई थिंक पूरे देश को सब जगह हो सकता है और रियल एस्टेट को भी हो सकता है कि जो सैलरी क्लास है वो बहुत हैवीली टैक्स है, उसको अगर कुछ रिलीफ दिया जाए तो अफोर्डेबिलिटी में एकदम बड़ा इजाफा होगा और देश को बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है उससे। और ऐसा नहीं है कि देश का कुछ रेवेन्यू में उसमें घाटा होने वाला है, ये सब भरपाई जो है वो जीएसटी या और चीजों से हो जाएगी, बिकॉज उससे कंजम्पशन बढ़ेगी। सो यही आशा है कि कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए जो भी मेजर्स हैं वो करने चाहिए, इंक्लूडिंग सम टैक्स कट सोचना चाहिए। अ, बाकी जो इनकरेजमेंट फॉर होम ओनरशिप है वो तो पहले से ही गवर्नमेंट ने दी है, वो कंटिन्यूड रहनी चाहिए। और राइट सानी साहब, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपने नतीजों पर हमसे बातचीत की, जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं कॉर्पोरेट कनेक्शन में, लेकिन तिमाही नतीजों पर हमारी नजर है, लगातार मैनेजमेंट्स का जुड़ना जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।